ओके तो आज हम कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और कौन कौन से टॉपिक है अपने पास? एक तो वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा इंटरनल एनर्जी, और तीसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों कवर किए थे ना बेटा उसमें, स्वस्तिका? Yes, sir. नहीं किए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। इस कंडीशन पे जो हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। यस बेटा। तो जस्ट टेल मी द relation for first law of thermodynamics. So delta U is equal to Q plus W. Yes, delta U equal to Q plus W. This is the first law of thermodynamics. सुरेश आपके लिए बता रहा हूं मैं, डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वी कैन से इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है, इसमें ये जो Q है वो क्या है? हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व, और W जो है दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अब आपको बताया कि अगर W 0 हो, अगर मैं W 0 ले लूं तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? इक्वल टू Q। इज इट राइट? डेल्टा U इज इक्वल टू Q इफ W इज 0। तो यही बोला ना, अंडर व्हाट कंडीशन हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। अब W के लिए रिलेशन क्या होता है बेटा? ये लिखा था P डेल्टा B, W इज इक्वल टू P डेल्टा B। तो W 0 करना है, इसका मतलब डेल्टा V 0 होना चाहिए। डेल्टा V 0 मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तब Q जो डेल्टा U है दैट इज इक्वल टू QV। डेल्टा U इक्वल टू QV मींस हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा U इज अमाउंट ऑफ हीट absorbed or evolved at a constant volume। ये डेफिनेशन थी बेटा इसमें, वीडियोस में ये डेफिनेशन दी थी डेल्टा U की, याद नहीं? नहीं सर। कोई बात नहीं। तो अंडर व्हाट कंडीशन द हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, तो आप लिखोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा कंडीशन कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। समझ में आ गया? यस सर। और आगे बताएं तो डेल्टा U जो है दैट इज इक्वल टू Q प्लस W लिखा था। इसका मतलब अगर किसी केस में W नेगेटिव हो, मतलब W नेगेटिव का मतलब क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? बाय द सिस्टम। हाँ, तो अगर वर्क डन हो बाय द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाता है? डिक्रीज, नेगेटिव हो जाता है। मतलब
डिक्रीज हो जाता है इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, कम। वैसे ही अगर डब्ल्यू हो पॉजिटिव का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज बढ़ जाता है। वैसे ही क्यू अगर पॉजिटिव है तो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो अगर हीट एब्सॉर्ब करता है सिस्टम तो डेल्टा यू इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर क्यू नेगेटिव होता है तो हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम की हीट कम हो जाएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज कम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ये बोल सकते हैं। ओके, राइट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। अभी लिखा था हमने क्या, डेल्टा यू इक्वल टू Q plus W. This is the mathematical relationship and this is the mathematical form of first law of thermodynamics. ठीक है, डेल्टा E या डेल्टा E लिखो या डेल्टा U लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम डेल्टा U या डेल्टा E से डिनोट कर सकते हैं। What is the limitation of the first law of thermodynamics? Yes बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशन क्या है? Maybe that is not given in the video, but लिमिटेशन क्या हो सकती है? तो याद रखना कि ये रिएक्शन की डायरेक्शन नहीं बताता है, ये सिर्फ क्या बताता है कि एनर्जी जो है सिस्टम की दैट इज कंजर्व्ड, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मींस टोटल एनर्जी जो है दैट इज कांस्टेंट। बट उसकी लिमिटेशन क्या है कि वो किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन नहीं बताता कि किस साइड रिएक्शन जाएगा, उसका स्पॉन्टेनिटी नहीं बताता। स्पॉन्टेनिटी मतलब अपने आप रिएक्शन किस साइड जाएगा उसके बारे में वो कुछ नहीं बताता है। देखो, इट कैनॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ क्या बताएगा कि इसकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज कांस्टेंट, it can neither be created nor be destroyed but can be changed from one form to another, ये बोलता है फर्स्ट लॉ। बट वो ये नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने अभी बताया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी transformed from one form to another, तो ये this is the law of conservation of energy। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन यही है। देखो, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम मींस यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कोई सराउंडिंग नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए देयर इज नो सराउंडिंग। बताओ क्यों? मैंने स्टेटमेंट दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कोई सराउंडिंग नहीं होता, क्यों ऐसा बोला मैंने, बताओ? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ ना तो मास को एक्सचेंज करता है ना ही एनर्जी को।
तो मास और एनर्जी दोनों को ही वो एक्सचेंज नहीं करता सराउंडिंग के साथ, तो सराउंडिंग के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब सराउंडिंग उसके लिए कोई मायना नहीं रखता है। और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। So this is the statement of the first law of thermodynamics. या तो पहले वाला लिखो कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, या दूसरी yes what will happen to internal energy if work is done by the system। प्रियांश बताओ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम? सिस्टम वर्क कर रहा है, नेगेटिव। यस, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब सिस्टम जो है इट कंज्यूम्ड एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम बोलेंगे अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। नीदर Q नॉट W इज अ स्टेट फंक्शन। Q और W क्या है, इसको मैंने अच्छे से बताया है वीडियो में, ये दोनों क्या है, कौन से फंक्शन है ये, path function। हाँ, दिस बोथ आर पाथ फंक्शंस, डिपेंड्स अपॉन द पाथ। बट Q प्लस W जो है क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा U, एंड यू नो डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा U हो गया, डेल्टा H हो गया, डेल्टा G हो गया, दे आर ऑल स्टेट फंक्शंस। So Q plus W is delta U, the change in internal energy. That's why it is a state function. So Q plus W is equal to delta U, which is a state function. Yes, when a substance is said to be in a standard state, कब हम बोलेंगे कि substance एक standard state में है, बोलो बेटा। स्टैंडर्ड स्टेट याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, 298 Kelvin temperature and 1 atmosphere pressure. So substance is said to be in its standard state if temperature is 298 Kelvin and pressure is 1 atmosphere. Here when it is present at 298 Kelvin and under 1 atmospheric pressure. Which of the thermodynamic properties out of U, S, T, P, V, H, G are intensive properties? इनमें से कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पढ़ा था ना। U है इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी जो है, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, एंट्रोपी हो, वॉल्यूम हो, H हो, G हो, ये सारे जो हैं, मतलब ये इंटरनल एनर्जी, ये एंट्रोपी, वॉल्यूम, इंथैल्पी और फ्री एनर्जी, दे आर ऑल extensive properties because they all depends on size and amount, quantity, but temperature and pressure they are intensive properties क्योंकि ये दोनों जो हैं डिपेंड किस पे करते हैं, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। independent of the amount and size, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर
because they depend only upon the nature of the substance. अच्छा, अभी पढ़ी थी हमने मेन लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या थी? What is the main limitation of first law of thermodynamics? Swastika. That it doesn't give the direction of the reaction. It cannot tell us about the direction. Or direction of the process, or it cannot predict the spontaneity of a process. कि process किस direction में जाएगा, मतलब किस direction में वो अपने आप जाएगा. Spontaneity क्या होती है? The property of the substance to go by its own. जैसे जो river that flows downhill, है ना, that flows downwards, so that is spontaneous nature. जो भी natural processes होते हैं, they are all spontaneous, they takes place by its own or with the help of, means sometimes some initiation is required. Yes, now numerical. Calculate the maximum work. याद रखना कि maximum work क्या होता है? Reversible work. तो इसने बोला है calculate the maximum work obtained when 0.75 mole of an ideal gas expands isothermally and reversible at 27 degrees Celsius from a volume of 15 liter to 25 liter. So tell me, what is the relation for the work done in a reversible and isothermal process? Yes, beta. What is the work done in an isothermal and reversible process? अब गैस एक्सपैंड हो रही है, तो एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब वर्क डन इज नेगेटिव. तो पहले माइनस साइन लगा देता हूं, आगे बोलो, वैल्यू बोलो. 2.303 nRT log V2 by V1. Very good. Log V2 by V1. Or if pressure is given, then log P1 by P2. It is like that, है ना? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो बॉयज लॉ लगेगा ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 का मतलब V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2. दोनों रिलेशन लिख सकते हैं. एंड दिस इज बॉयज लॉ, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वी अप्लाई बॉयल्स लॉ. तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी है वो वॉल्यूम दिए हुए. तो पहले हम n की बात करते हैं. व्हाट इज n? इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज नंबर ऑफ मोल्स, मींस 0.75 मोल. नाउ r की वैल्यू, तो SI यूनिट्स में R की वैल्यू होती है बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. अब टेम्परेचर, टेल मी व्हाट इज टेम्परेचर? कितना टेम्परेचर लिखूं? बोलिए. 27. Yes, Kelvin. Yes, we should write it in Kelvin, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कैपिटल के ही दिया होता है. तो टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो वी हैव टू कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. अब आते हैं वॉल्यूम पे. तो बेटा इनिशियल वॉल्यूम दिया है 15 लीटर और फाइनली इट बिकम्स 25 लीटर. 15 लीटर से 25 लीटर हो जाता है. तो जस्ट पुट द वैल्यूज. तो वर्क डन जो आएगा इन रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा -2.303 इंटू
0.75 into 8.314 into 300 into log of 25/15। तो ये वैल्यूज आएंगी, है ना। अब देखो ये n है मोल में, ये किस यूनिट में है, जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर इन केल्विन। देखो मोल पर मोल कैंसिल, पर केल्विन केल्विन कैंसिल, मतलब जूल में आंसर आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे ये 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। तो यहां से अब हमें करना है कैलकुलेशन। ठीक है, करो कैलकुलेशन करो। यस बेटा, 2.303, 0.75, 8.314, 300 सबको मल्टीप्लाई कर दो, और log 5 की वैल्यू होती है 0.699 और log 3 की वैल्यू होती है 0.477। ठीक है, 0.699 और 0.477। ठीक है, log of 3 is 0.477 और log of 5 होता है 0.699। ये वैल्यू याद ही रखनी है आपको। तो यहां से जो वर्क डन आएगा इन रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल माइनस, एक तो आ गया 2.303 इंटू 0.75, फिर आगे इंटू 8.314 और टी आ गया 300, है ना। ये आ गई वैल्यूज 4308.1 और log ऑफ 5/3, तो 5 log 5 होता है 0.699 और सॉरी ऐसे लिख देते हैं इसको, log 5/3 मीन्स log 5 माइनस log 3। ये लॉगरिथम के रूल्स पता है ना बेटा, लॉज ऑफ लॉगरिथम पता है। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। log a डिवाइडेड बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। और log a रेज्ड पर n क्या होता है, n log a। और नेचुरल लॉग हो तो उसको कॉमन में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस इज माइनस 4308.1 इंटू कितना हो गया ये 0.222। ठीक है, तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 0.222 आएगा 956.4, मींस इट इज माइनस 956.4 जूल। तो ये आंसर आएगा। तो देखो, फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस W इक्वल टू -2 माइनस nRT log कौन सा log log E V2/V1। और अगर log 10 करना है, 10 हो तो लिखते नहीं है log, है ना। तो -2.303 nRT log V2/V1 जो बोला आपने
n दिया है, v1 v2 दिया है, t लिख दिया हमने, r लिख दिया, तो लिखा है -955.5 जूल, मीन्स वेरी क्लोज टू -956 जूल। ने जो कैलकुलेशन किया होगा कहीं लॉग में आगे पीछे किया होगा, बाकी जो वैल्यू है एग्जैक्ट दैट इज -956.4 एज पर आवर कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट, CO is allowed to expand isothermally and reversibly from 10 meter cube to 20 meter cube at 300 Kelvin. Work obtained is 4.75 kilojoule. So calculate the number of moles of carbon monoxide. R is given to us, joule per Kelvin per mole. अब देखो वॉल्यूम जो है ना, उससे के यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्योंकि V2 बाई V1 इस ऊपर मीटर क्यूब होगा तो नीचे भी मीटर क्यूब, ऊपर लीटर होगा तो नीचे भी लीटर, मतलब वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। जो लॉग वाला पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो सिंपल हम कर देंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि ये जूल पर केल्विन पर मोल में है, या वॉल्यूम जो है लीटर में है, या वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, इसमें वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैंने लिख दिया वर्क इक्वल टू -2.303, क्या था आगे, nRT log ऑफ V2 बाई V1। तो W कितना दिया है, 4.75 इंटू 1000 कर दो, ये किलो जूल में है ना, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। इधर 2.303 इंटू R, सॉरी n की वैल्यू कितनी है, अच्छा n फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू 8.314, क्योंकि जूल में ही है पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर है 300, और इनटू लॉग ऑफ V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 मींस 20/10। अब देखो, क्योंकि इट इज अलाउड टू एक्सपैंड, तो एक्सपैंड तो जो वर्क ऑब्टेन होगा दैट इज नेगेटिव, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन वर्क को बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो एक्सपैंड हो रहा है इसलिए वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी। तो ये पहले आया अपने पास 4750, इधर क्या आया 2.303, 8.314 और 300, जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.303, 8.314, 300 means 5744.1। तो माइनस माइनस कैंसल, 5744.1 इंटू n इंटू log 2। बेटा log 2 होता है 0.3010। तो तीन वैल्यू बता दी आपको मैंने, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू होती है 0.84। इसको आप 0.7 लिख सकते हो, इसको 0.48। ओके, तो अपने पास आ गया, log 2 की वैल्यू रख दो, तो 5744.1 इंटू n इंटू 0.3010, n आ जाएगा 4750 डिवाइडेड बाई
5744.1 into 0.3010. So 4750 divided by 5744.1 and divided by 0.301. It is 2.75. तो इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के. यस, सो इट इज 2.75 मोल. तो यहां पे हम क्या करेंगे, वर्क डन दिया था, यहां पे लिख देंगे -4.75 into 1000 and then solve it. बेटा दोनों क्वेश्चन समझ में आया लोगों को, न्यूमेरिकल्स? Yes, sir. ओके, प्रियांश? Yes, sir. नेक्स्ट, 2 moles of an ideal gas. तो सॉल्व करते वक्त ना सबसे पहले क्या करना है कि जो गिवन है उसको लिखते जाना है. क्या क्या गिवन है? 2 moles, मतलब N2 दिया हुआ है, of an ideal gas initially at 27 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर लिख लो, 27 plus 273 means 300 Kelvin, and 1 atmosphere pressure. His initial pressure is 1 atmosphere. They are compressed isothermally and reversible till the final pressure of the gas is 10 atmosphere. तो आपको कैलकुलेट करना है Q, W एंड डेल्टा U. प्रोसेस के लिए 3 चीजें फाइंड आउट करनी है. तो क्योंकि आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल है, तो इस केस में सबसे पहली बात है कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, बेटा टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए जो डेल्टा U है वो 0 होता है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U इज 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, बट यहाँ टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, ये डेल्टा U 0 होगा. और डेल्टा U जो होता है बेटा वो होता है Q प्लस W अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि Q इज इक्वल टू माइनस W, और W जो है दैट यू नो इट इज -2.303 nRT log ऑफ क्या था? V2/V1, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2.303 nRT log ऑफ P1/P2, क्योंकि यहाँ प्रेशर्स दिए हुए हैं, तो इट इज P1/P2. इट इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर. मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि W जो है दैट इज इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ P2/P1. यहां से मैंने माइनस हटा दिया, ठीक है ना, क्योंकि log ऑफ 1/A लिखता हूं मैं,
So it become log of a raised power -1, means it is minus log a. तो P1 by P2 जो था के केस में आगे नेगेटिव साइन था, तो अगर मैं P2 by P1 करता हूं इसको तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां से जस्ट पुट द वैल्यूज 2.303, n की वैल्यू है 2, r की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है 300 और प्रेशर दिए हुए हैं 10 डिवाइडेड बाई 1 और log 10 कितना होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इज, और log 10 तो 1 होता है, तो 11488 11,000 कितने जूल हो जाएगा। तो इसका मतलब किलो जूल में अगर लिखना हो तो 11.488 किलो जूल, ये हुआ वर्क डन। और हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, का मतलब हीट जो रिलीज होगी इट इज माइनस 11.488। ठीक है, तो देखो सबसे पहले n इज 2 है, P1 1 एटमॉस्फेयर, P2 10 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 300 केल्विन, तो वर्क डन हो गया 2.303 nRT log P2 by V1। इसने डायरेक्ट लिख दिया है, हमने पहले माइनस लिखा था जस्ट टू मींस फिगर आउट कि V2 by V1 को हमने पहले P1 by P2 में कन्वर्ट किया, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ, और फिर P1 by P2 को हमने P2 by P1 किया तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो ये आएगा लॉग n/1 और वैल्यू आ गया 11,488 जूल, दैट इज द वर्क डन। नाउ फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस डेल्टा U 0, अभी बताया मैंने, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, कि इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फर्दर डेल्टा U जो है दैट इज Q प्लस W, उसके बेस पे क्योंकि डेल्टा U जो है वो 0 है, सो Q इक्वल टू माइनस W, और इसलिए इसके आगे जो है वो आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू, है ना, क्योंकि वर्क डन है पॉजिटिव, कंप्रेशन वर्क है ना, तो कंप्रेशन वर्क क्या होता है, वर्क डन, कंप्रेशन वर्क इज, बोलो, कंप्रेशन वर्क इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, compression work is work done on the system। ठीक है, तो ये आ जाएगा वैल्यू, दैट्स ऑल। तो इतना आप लोग कर लेना, नेक्स्ट मैं भेजता हूं आपको वीडियोस, वो देखना, फिर कल हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, कल भी क्लास होगी। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। न्यूमेरिकल समझ आगे सब? Yes, yes. तो रियांश आपको भी आगे बेटा? यस सर। एक बार वो देख लेना, है ना, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस की डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में। डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो आ सकता है, व्हाट इज मेथड डिराइव करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो आ सकता है, कि मैथमेटिकल फॉर्म
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये सब कर लेना आप लोग। ओके, थैंक यू बेटा। Okay, so thank you so much to all of you support me and my channel. Thank you all. God bless you all, and do share with your friends, because ये जो भी मैं करवा रहा हूँ, it is all free of cost, just to ensure कि ये सब masses तक पहुँचे ये part. Help me for that. God bless you. Thank you so much.